बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास है द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटीरियल ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस। तो अगर हम बात करें किसी भी मटेरियल की, ठीक है, हमने किसी भी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की है। जब हमने उसके मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की है, फॉर एग्जांपल हमने उसको इलोंगेट किया, एक रबड़ है उसको हमने इलोंगेट किया, खींचा है, ठीक है। अब क्या हुआ है, जब हमने उसको खींचा है तो उसके जो मॉलिक्यूल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर चले गए हैं, यानी अपनी मीन पोजीशन से दूर चले गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं। तो अब जब वो अपनी मीन पोजीशन पे डिस्प्लेस हो गए हैं तो जब हम उसको रबड़ को अगर हम छोड़ेंगे, ठीक है, जब हम रबड़ को छोड़ेंगे तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो मतलब ये है कि जब हम उसको इलोंगेट करते हैं तो वो क्या होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो वो जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी है, जब हम उसको रिलीज़ करते हैं वो उस एनर्जी की वजह से वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, ठीक है। जब हम स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम उसकी अगर मेजरमेंट करें तो वो स्ट्रेन होगी। तो अब उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमने कोई वायर लिया, उसके नीचे हमने एक वेट लगा दी है, ठीक है। ये हमारे पास वेट है जिसकी जो फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स, वेट की वजह से उस पर फोर्स लग रही है एफ। अब ये हमारे पास वायर है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल, ठीक है। तो जब हमने उसके ऊपर वेट डाला तो वेट डालने के बाद हमारे पास जो उसकी जो लेंथ है वो चेंज होगी, मतलब लेंथ हमारे पास इंक्रीज होगी, एक्सटेंड होगी। तो हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है ना उसको हमने लिख दी, ये हमारे पास है L1, ठीक है। मतलब ये चेंज इन लेंथ है जो कि जब हमने उसके ऊपर वेट रखा है तब आया है। अब हम क्या करते हैं, हम वेट इंक्रीज़ कर देते हैं। जब हम वेट इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ है वो थोड़ी और इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हम जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज़ करते वेट इंक्रीज़ करते जाएंगे उसकी लेंथ में चेंजिंग आती जाएगी, यानी उसकी लेंथ इंक्रीज़ करती जाएगी। लेकिन अगर हम प्रोसेस को रिपीट करें, अगर हम वेट को रिमूव करना शुरू करते हैं, जैसे ही हम वेट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो वायर है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चली जाएगी। फॉर एग्जांपल हम एक वेट रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास जो पोजीशन है वो हमारे पास ये दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। तो अगर हम क्या करेंगे, इस वेट को भी रिमूव कर देंगे। जब हम इस वेट को रिमूव करेंगे तब हमारे पास जो ये ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है। मतलब ये है कि हमारे जब हम उसमें उसको एक्सटेंड करवाते हैं, कोई भी वेट फोर्स अप्लाई करते हैं, हमने वेट लगाया तो वेट की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी, यानी हम उसको स्ट्रेन एनर्जी जिसको बोल रहे हैं, अब जैसे हमने वेट को रिमूव किया तो वो स्ट्रेन एनर्जी की वजह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चलेगी। तो ये हमारे पास टोटल कॉन्सेप्ट है स्ट्रेन एनर्जी का। अब हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। हम इसकी मैथमेटिकली डेरिवेशन की अगर बात करें तो हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं फोर्स और लेंथ के दरमियान, ठीक है। हमारे पास एक फोर्स है और एक हमारे पास एल है। तो अगर हम देखें तो हम जब जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज़ कर रहे थे तो हमारे पास लेंथ भी इंक्रीज़ हो रही थी, तो इसको हम L1 और F1 का नाम दे देते हैं। तो जब हमने फोर्स को मज़ीद इंक्रीज़ किया, फॉर एग्जांपल F2 के पॉइंट पर लिया है, तो हमारे पास जो लेंथ थी वो मज़ीद हमारे पास इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास जो फोर्स है, अब यहाँ पे फोर्स देखा जाए तो चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास जो फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं है, ये हमारे पास वेरिएबल फोर्स है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में देखा कि हमारे पास एक वर्क डन होता है कॉन्स्टेंट फोर्स से और एक वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो वेरिएबल फोर्स वाला लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने उस में देखा था कि हमारे पास जब फोर्स वेरिएबल हो रही हो, मतलब चेंज हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसका जो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं वो एज इट इज़ नहीं कर सकते हैं। हम उसका वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसको क्या करते हैं, उसके जो पाथ को है ना वो डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पाथ में, ठीक है, ताकि हम एक ऐसे पॉइंट की का वर्क डन कैलकुलेट कर सकें जहाँ पे हम जो फोर्स को कांस्टेंट ले सकें, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट पे फोर्स को कांस्टेंट लेंगे, जो शेडेड एरिया है ये हमारे पास बताएगा जो यहाँ पे जो फोर्स है ये कांस्टेंट है। अब हम अपने ओरिजिनल ग्राफ की तरफ आते हैं। ओरिजिनल ग्राफ की अगर बात करें तो हमारे पास ये जो शेडेड एरिया है, ठीक है, ये जो शेडेड एरिया उन्होंने ड्रा किया इसमें हमारे पास जो फोर्स है ये कांस्टेंट है, इसको उन्होंने बोला है डेल्टा एक्स, और इस पर जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास है एफ, ठीक है।
तो अब हम देखा जाए तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रही है, तो हम वर्क डन को ट्राइंगल के ज़रिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हम इस पूरे एरिया में, मतलब एक शेडेड एरिया है, इसका वर्क डन कितना है, क्योंकि बेसिकली हमने वर्क डन ही कैलकुलेट करना है, तो उसको हम एक ट्राइंगल के एरिया से भी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है वो हमारे पास है ओ, ए और बी। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल है जो कि बन रही है। अब हमारे पास ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बेस क्या चीज़ है, ठीक है, हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास है L1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेंथ चेंज हो रही है ना, तो यहाँ पे जो बेस हमारी वो हमारे पास L1 है, और जो हमारे पास हाइट है, हाइट की बात करें तो हमारे पास हाइट है F1। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 L1 F1। अब ये जो वर्क डन आया है हमारे पास 1/2 L1 F1, ये हमारे पास है अपीयर होता है एज ए स्ट्रेन एनर्जी, यानी कि वो वर्क डन है जो एज ए स्टोर हुआ है उसमें। ठीक है, हमने बात की थी कि स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में जो वर्क एनर्जी जो है स्टोर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आती है। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी इक्वल होगी 1/2 L1 F1। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला आ गया। अब हम इसको देखते हैं इन टर्म ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस की टर्म में देखें तो हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस का फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, हमने एग्जांपल देखी थी, हमारे पास लेंथ में चेंजिंग आ रही थी। जब हमारे पास लेंथ में चेंजिंग आ रही हो तो उस वक्त हमारे पास हम यंग मॉडुलस को इस्तेमाल करते हैं। यंग मॉडुलस में हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से जो टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, यानी उसकी जो चेंज इन लेंथ है उसकी अगर बात की जाए तो हमारे पास यंग मॉडुलस यूज होता है। तो हमारे पास स्ट्रेस का फार्मूला होता है F/A, और जो स्ट्रेन है वो हमारे पास जो चेंज इन लेंथ थी वो L1 आ रही थी, और जो ओरिजिनल लेंथ हमने देखी थी वो हमारे पास L थी। तो हम इस फार्मूले से इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू L हमारे पास ऊपर चला जाएगा और A हमारे पास नीचे आ जाएगा, F1L/A L1। और यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्स को की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास जो टर्म है ये E के साथ चली जाएगी, और ये जो L है ये हमारे पास आके E के डिवाइड हो जाएगा। तो F1 इज इक्वल टू EA/L1/L। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आई है ना F1 की, ठीक है, उसको हम पुट कर देते हैं। हमारे पास जो ये स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आई थी, स्ट्रेन एनर्जी 1/2 L1 F1 आई थी, तो हम यहाँ पे F1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 F1 की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की और L1 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला निकला, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 EA इंटू L1/L। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी है जो कि उस स्ट्रिंग में स्टोर हुई है। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी है, ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हमने जब उस पर वेट अप्लाई किया है तो वो एनर्जी स्टोर हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जा सकेगी। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज हमने इस्तेमाल की हैं, जितना भी प्रोसेस हमने देखा है, ये सारा का सारा इलास्टिक लिमिट के अंदर हो रहा होता है। अगर तो कोई मटेरियल प्लास्टिसिटी तक पहुंच जाता है, ठीक है, प्लास्टिक यानी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, तो उसमें हम ये सब कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। पर जो भी मटेरियल जब तक इलास्टिक लिमिट के अंदर है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के काबिल है, तो उस वक्त तक हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब प्लास्टिसिटी की बात आएगी तो उस वक्त हम ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है कि हमने इसमें जो वर्क डन कैलकुलेट किया वो हमने एरिया के जरिए किया। हमने ट्राइंगल की बात की थी, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया और वहाँ से हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो मेथड है ना, एरिया मेथड, एरिया के जरिए वर्क डन फाइंड करने का मेथड, ये एक जनरल मेथड है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल किसी भी जगह पर ट्राइंगल आ रही है, ठीक है, ट्राइंगल अब जो आएगी तो हम क्या करेंगे, उस ट्राइंगल का हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल वो जो मटीरियल है वो पहुँच जाता है पॉइंट C तक। ठीक है, जब वो पॉइंट C तक पहुंचेगा तो उस केस में हमारे पास जो बनेगी, अब हमने फॉर एग्जांपल ABCD, ये हमारे पास एक ट्रेपिज्म बन रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया फाइंड करके अपना जो वर्क डन है टोटल वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें OHG, ठीक है, ये हमारे पास O है, ये H है और ये G है, इसकी बात करें तो हम क्या करेंगे, इस जो इसको पहले हम ट्राइंगल की तरह समझेंगे और फिर हम उसके बाद ट्राइंगल का एरिया जो कि हमें पता होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, उस एरिया को फाइंड करके हम इसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो ये एक जनरल मेथड है जो कि हम किसी भी तरह का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। स्ट्रेन एनर्जी की डिफॉर्म मटेरियल में हमने आज स्टडी की है। सो अब इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।